हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट से। इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे जो आगामी 2022 के लिए एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर है, भारत की 51% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यानी भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या का 51% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में ही जुड़ा हुआ है। सकल घरेलू उत्पादन में भी इसका योगदान लगभग 13.7% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यही कारण है कि भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इसको रटने का कोई जरूर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जनसंख्या का लगभग 100 आबादी है, जिसमें से आपका 51 जो जनसंख्या है वो क्या है, कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। और देश के सकल घरेलू उत्पादन में भी कृषि का अहम रोल है, क्योंकि 13.7% जो है जनसंख्या सकल घरेलू उत्पादन का योगदान दे रही है, ठीक है। जिससे हम कह सकते हैं कि भारत जो है अर्थव्यवस्था में यानी कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह मानी जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। चलिए समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, समझावे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिएगा इसका आंसर। भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है, जो नीचे दिया गया है। चलते हैं, देखते हैं। पहला है कि वर्षा की मात्रा इसके आधार पर अलग, यानी वर्षा के मात्रा पर इसके आधार पर क्या है, अलग है। अलग जगहों पर अलग अलग फसलें उपजाई जाती है। मिट्टी के प्रकार विविधता को मृदा भी प्रभावित करती है, जैसे कि काली मृदा में कपास, जलोढ़ मृदा में धान, ये सब काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं वर्षा की मात्रा जो है कृषि को भी प्रभावित करती है। तो दूसरा पॉइंट है कृषि पद्धति की विविधता। ठीक है, कृषि पद्धति की विविधता इसमें है, प्रत्येक स्थान पर कृषि कार्य की पद्धति अलग अलग होती है, ये सभी विविधता प्रदान करती है। ठीक है, कृषि पद्धति जो है आप पहले हल बैल से किया जाता था। आज के भी समय में भी किसी किसी प्रदेश में संसाधन की काफ़ी कमी है, तो कहीं पर किया जाता है बैलगाड़ी के द्वारा भी क्या करता है, कृषि किया जाता है। बैल के से, ठीक है, हल बैल से। और हल बैल के द्वारा ये तो परंपरागत टाइप से किया गया कृषि है। जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक तकनीक का कमी होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर कृषि की उत्पादकता में कमी आती है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति अथवा ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। यानी कहने का मतलब श्वेत क्रांति जो है इसका जो संबंध है वो किससे है? दूध उत्पादन से है। ठीक है, दूध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड का भी जो संबंध है वो भी क्या है? दूध उत्पादन से है। ठीक है,
इसको दूध के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए चलाया गया था। दूध के अधिक उत्पादन मात्रा में चलाया गया था, यानी अधिक से अधिक यानी दूध का इजाद हो। समझ गए होंगे श्वेत क्रांति किसको कहेंगे? श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य नकदी फसल एवं रेशे वाली फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, दो खाद्य फसल में हो जाएगा आपको धान हो जाएगा और गेहूं हो जाएगा, खाद्य फसल है। ठीक है, और नकदी फसल में आपका दो फसल क्या हो गया? चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब क्या है? नकदी फसल है। और रेशेदार फसल में हो गया कपास और जूट हो गया। आप ये जो क्वेश्चन है आपको लघुत्तरी में भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में तो कई बार ऐसा पूछा भी गया है कि इनमें से कौन खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल आप लोग जान जाइए कि धान और गेहूं है खाद्य फसल। अगर नकदी फसल का पूछा जाए तो नकदी फसल में क्या है? चाय है, कहवा है। और रेशेदार फसल में पूछा जाए तो कपास और जूट है। ध्यान में रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि धान, गेहूं, गन्ना, चाय, कपास, जूट फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो ये इन सभी फसल जो ये सब फसल है धान, गेहूं, गन्ना, चाय, कपास, जूट, तो ऐसे दो राज्यों के नाम जो पैदावार में ज़्यादा हो यानी ज़्यादा फसल उत्पादन करता है, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, धान सबसे ज़्यादा जो होती है वो कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में और बिहार में होती है। आप ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पश्चिम बंगाल और बिहार में धान की खेती अधिक होती है। बात करते हैं गेहूं उत्पादन की। गेहूं उत्पादन में जो है पंजाब और उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, दो राज्य के नाम बोल रहे हैं तो दो राज्य ये सब है। आपको ऑप्शन में जो दिया जाएगा कि इनमें से कोई एक ही राज्य रहेगा तो वो तो क्वेश्चन पर आधारित रहेगा। तो गन्ना उत्पादन की बात करें तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पंजाब अग्रणी राज्य है। चाय उत्पादन की बात करें, चाय में असम और पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। अगर कपास उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात का नंबर आता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का अधिक खेती होता है। अगर जूट का बात किया जाए तो जूट में पश्चिम बंगाल और बिहार अग्रणी राज्य है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी VBI है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है रबी फसलें क्या है? 4 उदाहरण दीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि रबी फसल कहते किसको हैं। चलिए, रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी रबी फसल को कब बोया जाता है? ध्यान रखिए, अक्टूबर। ठीक है, कब बोया जाता है? अक्टूबर और दिसंबर से। ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर के मध्य में बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु कब? ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ठीक है, ऐसा फसल जो अक्टूबर दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है, तो ऐसे फसल को हम क्या बोलेंगे? हम रबी फसल कहेंगे। ठीक है, तो रबी फसल के 4 उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। गेहूं है, आपको जौ है, चना है, मटर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, रबी फसल को याद रखिएगा। ठीक है, रबी फसल किसको कहेंगे? रबी फसल गेहूं, जौ, चना, मटर को रबी फसल कहेंगे। इन सभी फसलों को अक्टूबर दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बफर स्टॉक क्या है। ठीक है, बफर स्टॉक के बारे में जानेंगे
तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी रोचक भी है, समझिएगा, नॉलेज के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सरकार विभिन्न कार्यक्रम जो गरीबों की सहायता के लिए सरकार विभिन्न कार्यक्रम जो गरीबों की सहायता के लिए चलाती है तथा आपदा के समय उपयोग के लिए जो अनाज संग्रह करके रखती है उसे बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, आपदा के समय जो भी अनाज जो है संग्रह करके रखती है उसको हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। यह कार्य भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा होता है। यानी याद रखिएगा आप लोग, भारत में क्या कौन करता है जी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस आपदा के घड़ी में सहायता के लिए गरीबों को अन्न दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जायद फसल किसे कहते हैं? इससे पहले हम रबी फसल को देखे थे, अब जायद फसल। ठीक है, देखिए, खरीफ तथा रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसलों को जायद फसल कहा जाता है। ठीक है, खरीफ तथा रबी फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। इसे गर्मा फसल भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए खीरा, ककड़ी। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु में जो बोया जाता है रबी फसल और खरीफ फसल, इन दोनों के मध्य के बीच में जो ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले जो भी फसल होगा वे सभी क्या कहलाएंगे? जायद फसल कहलाएंगे। जैसे कि हो गया खीरा, हो गया ककड़ी, हो गया तरबूज, हो गया, है ना, तो ये सब फसल जो है जायद फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। यानी चाय निर्यातक देश में अग्रणी माना जाता है भारत देश को। ठीक है, क्यों? इसका कारण बताइए। तो कारण है, भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। इसलिए है क्योंकि यहाँ उच्च कोटि के चाय उपजाई जाती है। तो पहली विशेषता है कि भारत में जो है चाय जो है उच्च कोटि की चाय उपजाई जाती है। उच्च कोटि की चाय उत्पादक क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत में तथा पश्चिम बंगाल में है। निर्यात के लिए कोलकाता बंदरगाह की सुविधा भी है जो इन क्षेत्रों के अत्यंत निकट है। अच्छी किस्म के कारण विश्व भर से भारतीय चाय की मांग है। अच्छी किस्म की चाय निर्यात कर दी जाती है और घरेलू खपत के लिए निम्न कोटि की चाय रख ली जाती है। ठीक है, तो किस कारण से विख्यात है, अग्रणी है भारत चाय के निर्यातक में? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है उच्च कोटि की चाय यानी हाई किस्म के चाय को निर्यात किया जाता है। जो इस सुविधा के लिए कोलकाता बंदरगाह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो है भारत में जो चाय का उत्पादन होता है वो निम्न कोटि का होता है। उच्च चोटी का जो चाय होता है उच्च कोटि का, वो क्या किया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। इसलिए भारत चाय निर्यातक देश में सबसे अग्रणी राज्य है, देश है। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट था तो बता दिए। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। यानी भारतीय कृषि का जो निम्न उत्पादन होता है कृषि का, तो इसका क्या कारण है, संक्षेप में लिखने के लिए बता रहा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जानते हैं। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। यानी बहुत सारे कारण हैं जो कि भारत में कृषि का निम्न उत्पादन होता है, तो जिसमें से महत्वपूर्ण को बिंदु में दिया गया है। पहला है, अधिकतर क्षेत्रों में अभी भी कृषि परंपरागत तरीकों से ही किए जाते हैं।
तो शुरू में ही बता दिए थे। तो अभी भी कुछ ऐसा अविकसित राज्य है, क्षेत्र है, जहाँ पर परंपरागत यानी पुराने ढंग से खेती किए जाते हैं। तो पुराने ढंग का खेती करने में क्या होता है कि वैसा पैदावार फसल का नहीं होगा, ठीक है। तो नए तकनीक, नए यानी उर्वरक वगैरह सब ज़्यादा उपयोग करने से और ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। क्योंकि भारत की जनसंख्या जो है काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो रही है, तो जिस कारण से कृषि की उत्पादन क्षमता भी बढ़नी चाहिए। तो निम्न होने का कारण क्या है कि परंपरागत तरीक़ों से की गई खेती, ठीक है, पहला है। दूसरा है कृषि का मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहना, फलतः कभी भी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि से उत्पादकता प्रभावित होती है, ठीक है। दूसरा बिंदु को समझेंगे, कृषि जो है भारत में जो कृषि किया जाता है ये अधिकतर जो होती है मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है, ठीक है। जब बारिश होगी तब जा कर के हम फसल उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है कि फसल उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। मौसम, जलवायु, क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हुआ कि कृषि जो होता है उस समय पर, सही समय पर वर्षा नहीं होने के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। या तो अतिवृष्टि होगा, इतना ज़्यादा बारिश होगा जिससे फसल बर्बाद हो जाएगा, या तो अनावृष्टि, कभी कभी ऐसा भी होता है जो बारिश नहीं भी होती, नहीं के बराबर होती है, जिससे भी क्या होता है, फसल प्रभावित होगा। समझ गए होंगे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। तीसरा है, भारत के अनेक भागों से अभी भी कृषि के आधुनिक तकनीक, रासायनिक उर्वरक आदि का कम प्रयोग होने से उत्पादन कम होता है। सही बात है, भारत में अनेक भागों में ऐसा भी है जो कृषि जो है आधुनिक तकनीक और रासायनिक उर्वरक आदि के कम होने के कारण क्या होता है, उत्पादन क्षमता यहाँ पर कम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु है, भारत में जनसंख्या अधिक होने के कारण निर्वाह कृषि की जाती है, यानी जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। भारत में अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होता है कि लोग अपने लिए ही, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए ही खेती करता है। कृषि पर अधिक जनसंख्या का बोझ रहते हुए भी उत्पादन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कृषि पर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या क्या है, कृषि पर लोड है ना, कृषि पर लोड है, जिस कारण से भी उस पर भी यहाँ पर क्या है, उत्पादन क्षमता कम ही है, ठीक है। तो ये वीडियो आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद भी हाँ। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे हमको सपोर्ट मिले और भी नया नया वीडियो लाने के लिए, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कराई गई है, तो आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लें, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे इस चैनल SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, शुक्रिया।